एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे चैनल वाइटल आयुर्वेदा में। आपकी मोस्ट रिक्वेस्टेड सीरीज़ अगत तंत्र का वन शॉट चल रहा है हमारा। आज ही चैप्टर नंबर सेकंड है। अगर वीडियो पे इसी तरह से आप लोग प्यार दिखाते रहेंगे, मैं फर्दर वीडियोस लेके आता रहूँगा। और ये चीज़ें मोटिवेट भी करती हैं कि वीडियोस को अपलोड किया जाए। जितना ज़्यादा आप वीडियोस को शेयर करोगे तो उतने ज़्यादा आप लोगों के लिए मैं कंटेंट लाता रहूँगा। आज हम बात करेंगे अगत तंत्र का चैप्टर नंबर सेकंड, जिसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। लाइक डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग इन लिविंग एंड डेड, चतुर्विंशति उपकरण पढ़ेंगे, जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे और ड्यूटीज़ क्या होती है मेडिकल ऑफिसर की, अ, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर से अगर आप देखो ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ 10 टू 15 मार्क्स मिल जाता है। जो पूरा पोर्शन दिया हो ना, इसी चैप्टर से पूछा जाता है 10 मार्क्स का। 100% मैं बोल रहा हूँ 10 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट श्लोक भी बताऊंगा आपको कौन कौन से याद करने हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में अगर बात की जाए, जो हमारा विष है उसका पंचभौतिक तत्व देखते हैं। तो जो जल महाभूत है वो क्या करता है, इसको द्रवता प्रदान करता है। अग्नि महाभूत तीव्रता प्रदान करता है। पृथ्वी की जैसे क्या होता है, भार होता है, शरीर में क्या करता है, जकड़ाहट उत्पन्न करता है, जड़ता उत्पन्न करता है। वायु की वजह से क्या करता है, शरीर में तेजी से संचार हो पाता है। और आकाश होने की वजह से क्या होता है, आकाश महाभूत की वजह से जो हमारे सूक्ष्म अंग हैं या अवयव हैं उनमें भी ईज़िली प्रविष्ट कर जाता है, यानी कि एंटर कर जाता है। अब विषाक्तता के सामान्य लक्षण क्या होंगे, मतलब किसी ने अगर पॉइज़न लिया है तो उसके जो कॉमन सिम्पटम्स हैं वो क्या रहेंगे। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले बात करते हैं। तो आचार्य चरक ने जांगम विष में क्या बताया, निंद्रा तंद्रा कलम दाह सैपाक लोम हर्षणम शौफ चैव अतिसार अतिसार च जन्य जांगम विषम। तो ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, आपको याद करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट श्लोक हो जाता है। इसमें क्या कहा गया है कि निंद्रा, तंद्रा, कलम, दाह, पाक, लोमहर्ष, शोफ, अतिसार, ये सारे लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। कब मिलते हैं, जब आप जांगम विषाक्तता अगर किसी को हुई है। स्थावर विष की अगर विषाक्तता हुई है, पॉइजनिंग स्थावर विष की वजह से है, तो क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, लक्षण मिलेंगे। स्थावरम तो ज्वरम हिक्का, दंत हर्ष गलग्रहम, फेन वमन अरुचि, श्वास मूर्छांच जन्य द्विषमम। ये क्या कहा गया है यहाँ पे, क्या क्या मिलेगा, ज्वर, हिक्का, दंतहर्ष, गलग्रह, फेनयुक्त वमन मिलेगा, अरुचि मिलेगी, श्वास और मूर्छा वगैरह देखने को मिलती है। ये हो गया कॉमन सिम्टम्स की जांगम विष में क्या लक्षण मिलेंगे और सावर विष में क्या लक्षण मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि विभिन्न अंगों या अवयवों में क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर मुखगत लक्षण है, कि अगर अभी मुख में है जो हमारा पॉइज़न है, तो उसमें क्या लक्षण मिलेंगे। मुख तालु ओष्ठ में क्या होगा, चुभने तथा जलन, या फिर मुख शोष रहेगा, लाल स्राव रहेगा, जीवा में शोथ मिलेगा, ठीक है, एडिमा मिलेगा, जड़ता मिलेगी, विवरणता मिलेगी, दंत में हर्ष मिलेगा, दंत में शूल मिलेगा, हनिस्तंभ मिलेगा। ठीक है, क्या रहेगा, और इसकी चिकित्सा क्या है, कुट, खस, जटामासी तथा मधु मिश्रित नस्य और रंजन देना चाहिए, या श्री हरिद्रा तथा चंदन का लेप, और हृदय प्रदेश में क्या करना चाहिए, चंदन का लेप करना चाहिए। ये यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट बताया है। इसके बाद है हमारा आमाशयगत। अगर आमाशय में गया है विष तो उसके क्या लक्षण मिलेंगे, जी मिचलाना, उदर शूल, वमन, स्वेद अधिक्य, अंग अवसाद मिलेगा, आंखों से दिखाई नहीं देना, और हृदय में शूल या हृदय की गति में रुकावट देखने को मिलेगी। इसका क्या ट्रीटमेंट बताया गया, ये आपको याद नहीं करना है। ठीक है, पर्टिकुलर आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आमाशयगत के, पक्वाशयगत के, लेकिन अगर आप मेंशन करना चाह रहे हो वहाँ पे सामान्य चिकित्सा, सामान्य लक्षण में तो आप मेंशन कर सकते हो। क्या चिकित्सा बताइए कि मदन फल, कटुतुंबी, कोशात की फलों से क्या कराना है, वमन कराना है। दही, तक्र अथवा चावल वाले पानी से वमन कराने के लिए कहा गया। पक्वाशय में अगर गया है तो क्या मिलेगा, पक्वाशय में अगर जो हमारा विषय अगर पक्वाशय में गया तो क्या करेगा, दाह, मद, मोह, मूर्छा, अतिसार, तृष्णा, इंद्रिय विकार, दुर्बलता, ये सब उत्पन्न करेगा। और इसकी चिकित्सा क्या बताइए, आपको नलिनी फल से क्या करना है, कि घृत के साथ क्या कराना है, उसका विरेचन कराना है। इसके बाद नेत्रगत में क्या मिलेगा, नेत्रों में दाह मिलेगी, शोथ मिलेगा, लालिमा मिलेगी, अश्रु का स्राव मिलेगा, दृष्टि भ्रम मिलेगी, अंधापन मिलेगा। इसमें क्या चिकित्सा बताई, घृतपान बताया या पिपली से युक्त तर्पण पान बताया। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं त्वचा में क्या मिलेगा, त्वचा में स्किन डिजीज मिलेंगे। मेनली क्या होगा, सफोट, पीड़ा, स्राव, त्वक पाक, पसीना, ज्वर, त्वचा का विदारण यानी कि फटना, ऐसे लक्षण मिलेंगे। क्या बताया है इसका लक्षण, इसकी चिकित्सा की शीतल जल से स्नान करना, उसके बाद क्या करना, चंदन, तगर, कुट वगैरह का इनका लेप करना। ठीक है, किसके साथ मिलाकर, गोमूत्र के साथ मिलाकर लेप करते हैं। लेप आदि से जैसे अगर किसी लेप वगैरह से हो गई है वहाँ पे विषाक्तता, तो क्या मिलेगा, दाह, तोद, शोथ, इन सब के लक्षण मिलेंगे। क्या बताया गया, अभ्यंग के समान चिकित्सा बताई गई है। इसके बाद हम बात करते हैं शिर शूल पे। अगर तो क्या मिलेगा, शिर शूल पर विषुक्त तेल। ठीक है, तो अगर शिर शूल तथा क्या करना, बाल गिरना, ये लक्षण मिलेंगे। गोम्य रस या जो हमारा मालती रस है, या हमारा क्या है,
मुश्क पड़नी रस या हमारा गृहधूम इन सिर पर इन्हें सबको सिर पर लगाने के लिए बताया गया है। तो ये देखो यहाँ पे इसमें से बेसिकली तुम्हें क्या याद करना था जो जनरल विषाक्तता के सामान्य लक्षण है। आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है, एक तो जांगम विष के क्या लक्षण है, ठीक है? एक आप ये याद रखिएगा जांगम विष और दूसरा याद रखिएगा स्थावर विष। बाकी आप इन सब चीज़ों को नीचे वाले को स्किप कर सकते हैं, ठीक है? अब है हमारा जो हमारा डायग्नोस है। अब देखो ये तो ये होगा हमारा लिविंग में, है ना? ये लिविंग में था अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा की क्या लक्षण मिलेंगे जो हमारा लिविंग बीइंग है उसमें, ठीक है? अब अगर डेड पर्सन है तो उसमें क्या लक्षण मिलेंगे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, तो अगर उसने द्रव रूप में पिया था ज़हर, विष कैसा था लिक्विड के फॉर्म में था, तो कहाँ मिलेगा वो हृदय में मिलेगा उसके, ठीक है, मरने के बाद। अगर खाया हुआ था तो कहाँ मिलेगा, उसके दाढ़ों में मिलता है। अगर उसने क्या किया विषैला अस्त्र शस्त्र से मारा गया है तो कहाँ मिलेगा, जहाँ पर विद्ध किया गया उस स्थान पर विष मिलेगा। अगर सर्प वगैरह ने काटा है तो कहाँ पे मिलेगा विष, दंश स्थान पर विष मिलता है। ये हो गया तुम्हारा अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद की किस तरह से विष का डायग्नोस करते हैं इन डेड, और ये था हमारा लिविंग में। लिविंग में क्या मिलेगा, स्थावर विष के कुछ लक्षण मिलेंगे और जांगम विष अगर है तो उसके लक्षण ये मिलेंगे। यहाँ पे इन दोनों श्लोक को आपको याद करना है। 5 या 10 मार्क्स में ये पूछा जाता है डायग्नोसिस ऑफ पॉइजन, ठीक है? तो वहाँ पे पहले उसको आयुर्वेद मेंशन करना है आपको कि लिविंग मतलब जीवित में, और उसके बाद क्या था शव परीक्षा। इसी तरह अब हम मॉडर्न के एस्पेक्ट पढ़ेंगे कि डायग्नोसिस ऑफ पॉइजन इन लिविंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तो ऑर्डर के बेस जनरल एग्जामिनेशन करते हैं हम। क्या जनरल एग्जामिनेशन करते हैं किसके बेसिस पे, अगर हम बात करें स्पेसिफिक ऑर्डर, तो हम अगर देखें ना तो जो पेशेंट की अगर माउथ से केरोसिन जैसी स्मेल आ रही है तो समझ जाओ कि उसके उसको जो पॉइजनिंग हुई है वो किसकी हुई है, ऑर्गेनो फास्फोरस की। अगर फिशी स्मेल है तो जिंक फॉस्फाइड पिया है। रोटन एग जो है वो H2S की है। तो ये जनरल हमारा ऑर्डर के बेसिस पे पहचानते हैं, स्मेल के बेसिस पे। टेस्ट की बेसिस पे अगर बात करें तो जो होता है हमारा स्वीट अगर है तो एकोनाइट या कार्बोक्सिलिक एसिड है, बिटर है तो धतूरा स्ट्राइकीन है, एक्रिड है तो कैलोट्रोपिस, सोर है तो ऑक्सैलिक एसिड और मेटालिक है तो कॉपर या आयरन वगैरह देखने को मिलेगा। टेम्परेचर के बेसिस पे कैसे जनरल ट्रीटमेंट देखोगे, अगर वहाँ पे हाइपोथर्मिया टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो अल्कोहल, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या ओपिएट का केस है, ठीक है? अगर वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो कोकीन या धतूरा वगैरह का पॉइजनिंग का केस तुम्हें मिलेगा, ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑक्यूलर चेंज, आइज में क्या चेंज आएगा, डिप्लोपिया, ठीक है? डबल विजन किसमें देखने को मिलता है, ओपियम, कैनेबिस, अल्कोहल। ब्लड विजन मिलेगा अल्कोहल, धतूरा, एकोनीट, निकोटिन, ठीक है? धुंधला दिखता है। फोटोफोबिया, दिखाई नहीं देना, आग जो क्या होगा लाइट से क्या होगा, फोबिया होगा। Hg मरकरी में मिलता है। मायोसिस में क्या, मायोसिस किस में मिलता है, ओपियम, ऑर्गेनोफॉस्फोरस, बारबिट्रेट्स में मिलता है। माइड्रेसिस किस में मिलता है, अल्कोहल और धतूरा। अब इसमें याद क्या करना है मेनली, तो देखो जब तुम जनरल एग्जामिनेशन लिखो ना तो स्पेसिफिक ऑर्डर याद रखना कि फिशी स्मेल किस में मिलती है, जिंक फॉस्फाइड में मिलती है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का पॉइंट है, ठीक है? और कैरोसिन किस में मिलती है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस में। ये दो याद रखना। इसी तरह टेस्ट में याद रखना कि स्वीट टेस्ट किसका होता है, एगोनीट और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सिलिक एसिड का, और बिटर किसका होता है, धतूरा और स्ट्राइकिन का। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं, ठीक है? जब आप मेंशन कर रहे हो ना कि डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग एलिमेंट, तो जनरल एग्जामिनेशन में 2-3 पॉइंट डालना, जैसे टेम्परेचर, हाइपोथर्मिया, अल्कोहल और कार्बन मोनोऑक्साइड ओपिएट में मिलता है, हाइपरथर्मिया कोकेन और धतूरा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और यहाँ से क्या बनता है, एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है? अब अगर हम ओरली देखें तो क्या मिलेगा, सलाइवेशन किसकी फॉर्म किस में मिलता है, अगर आपने ऑर्गेनोफॉस्फेट का केस है, या अल्कोहल है, या एकोनीट है, या स्कॉर्पियन पॉइजनिंग वगैरह का है, ठीक है? तो वहाँ पे क्या मिलेगा, उसमें एक्सेस सलाइवेशन मिलेगा। धतूरा एफिडिनिन का केस है तो ड्राइनेस ऑफ माउथ मिलेगा। जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया मतलब जो मसूड़े हैं वो फूल जाते हैं किसमें, फाइनोटीन में और सोडियम वैल्पोरेट में। स्टोमेटाइटिस, ठीक है? सोर कहाँ पे मिल जाते हैं, लिप्स के ऊपर, तो क्या मिलेगा, साइनाइड और कैलेट्रोपिस के केस में मिलता है, ठीक है? ग्लोसाइटिस कहाँ पे, टंग पे अगर सोर है, ठीक है? तो क्या सोर ऑन टंग, तो क्या किस में मिलता है बेसिकली, साइनाइड में। डिस्कलरेशन ऑफ टीथ, अगर फ्लोराइड है या टेट्रासाइक्लिन है तो वहाँ पे क्या मिलेगा, डिस्कलेशन ऑफ टीथ मिलेगा। तो आपको इतना याद रखना है कि पर्टिकुलर जब आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन लिख रहे हो तो आप हेडिंग डालोगे जनरल एग्जामिनेशन, उसमें स्पेसिफिक ऑर्डर में 2 पॉइंट लिखना, टेस्ट में 2 पॉइंट लिखना, टेम्परेचर में ये 2 पॉइंट, और ऑक्यूलर चेंज में भी 2 याद रख लेना, जैसे डिप्लोपिया इंपॉर्टेंट है और हमारा फोटोफोबिया। इसके साथ जो हमारा ऑरल मैनिफेस्टेशन है उसमें भी 1-2 पॉइंट याद रखना, लाइक सेलिवेशन किस में मिलेगा, स्टोमेटाइटिस, और जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया किस में मिलता है। अब ये तो हमारे हो गए जनरल, यहाँ पे इसके सिम्टम्स क्या क्या मिलेंगे, ठीक है, जनरल एग्जामिनेशन पे। अब हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या मिलेगा। ग्रेडिंग ऑफ कोमा, ठीक है, किससे मेजर करेंगे, ग्लासगो कोमा स्केल के थ्रू। पेशेंट में भी क्या होगा, ड्रॉजी होगा, डेलीरियंट होगा और इन कोमा हो सकता है। कन्वर्जन्स होंगे, ठीक है? अगर ओपियम या एल्कोहल कैलोट्रोपिस की पॉइजनिंग है तो क्या मिलेगा उसको, कन्वर्जन्स मिलेंगे। ट्रेमर्स मिलेंगे कहाँ में, अल्कोहल, मरकरी, कोकेन पॉइजनिंग वगैरह में। न्यूरोपैथी मिलेगा लेड, ऑर्गेनो फास्फोरस पॉइजनिंग में। तो जो तुम्हारे ये चारों इंपॉर्टेंट है ऊपर के, ठीक है? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना ये तुम्हारे सिलेबस में है, ठीक है? तो याद रख लेना सिलेबस में जो चीज़ें हैं उसी को मैं यहाँ पे मेन बताता हुआ चल रहा हूँ। गेट मिलेगा, एक ये याद कर लेना, रोलिंग गेट किस में मिलता है, अल्कोहल, बार्बिट्रेट पॉइजनिंग में, और स्टिफ
गेट किसमें मिलता है, रेस्पिरीन में मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम बात करते हुए चल रहे हैं। इसके बाद कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या मिलेगा, पल्स में क्या मिलेगा, टैकीकार्डिया होगा या ब्रेडिकार्डिया होगा, ठीक है। एबनॉर्मल पल्स होंगी या तो बढ़ेंगी या घटेंगी। ब्लड प्रेशर पे क्या होगा, हाइपोटेंशन होगा या हाइपरटेंशन होगा, एरिथमिया होगा, रेगुलर हार्ट बीट, ठीक है, सर्कुलेटरी कोलैप्स होगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा। तो जो कॉमन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में डिसऑर्डर्स होते हैं वो सारे डिसऑर्डर यहाँ पे मिलेंगे, कॉमन डिसऑर्डर जो भी रहते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी में देखो क्या मिलेगा, डिस्निया मिलेगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मिलेगा, लेरिंजिस्पेम मिलेगा, पल्मोनरी एडीमा, कफ, ब्रोंकाइटिस, जो भी चीज़ें ये नॉर्मली रहती हैं वो तुम्हें सब देखने को मिलेंगी। एम्फीसीमा। जीआईटी में क्या मिलेगा, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, गैस्ट्रोएंटराइटिस, एब्डोमिनल पेन, मेलेना, ठीक है, थर्स्ट, इलियस, डायफेजिया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ऑर्डिनोफेजिया, ठीक है। तो इसमें भी 3-4 चीज़ें याद रखना जीआईटी में, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया और गैस्ट्रोएंटराइटिस। तो ये तो तुम्हें कॉमनली देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम पे। जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम मतलब क्या मिलेगा, कलर ऑफ यूरिन देखोगे, ठीक है, एल्ब्यूमिनीरिया देखोगे, ठीक है, हीमोग्लोबिनीरिया रहेगा, ग्लाइकोसूरिया रहेगा, ठीक है, हेमेटूरिया रहेगा, पॉरीफायरिनयूरिया रहेगा, ओलिगोरिया रहेगा, पॉलीरिया रहेगा, डिसयूरिया रहेगा, मतलब वही सारी चीज़ें, पेशाब ज़्यादा आएगा, पेशाब नहीं आएगा, पेशाब रुक रुक के आएगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें तुम्हें देखने को मिलेंगी। तो 2-2 3-3 चीज़ें याद रख लेना। इसी तरह मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या मिलेगा, मायोपैथी मिलेगा, मेलजिया मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं ब्लड मैनिफेस्टेशन पे, एनीमिया, ब्लड डिस्क्रेशिया, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोपीनिया, पैनसाइटोपिनिया का मतलब क्या होता है, सभी चीज़ें कम होना, ठीक है, पैनसाइटोपिनिया, पॉलीसिथीमिया, स्टिपलिंग, और क्या मिलेगा, हिमोलिसिस। तो ये जितने भी तुम्हारी टर्म्स आते हैं ना ब्लड से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। ईयर में अगर देखो, राइनोजिया मिलेगा, डिफनेस मिलेगी, वर्टिगो मिलेगा, टेनाइटिस मिलेगा, ठीक है। अदर सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे पॉइजन क्या कर सकता है, फीवर कॉज कर सकता है, एंजाइम एंजाइमेटिक सिस्टम को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकता है, एक्सक्रीशन ऑफ पॉइजन, ठीक है। ये सारी चीज़ें तुम्हें देखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं कि देखो ये तो हमारा जनरली किसमें था, लिविंग में था, ठीक है। ये तो हमारा लिविंग में था कि क्या क्या देखेंगे भाई, उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या मिलेगा, ठीक है, कौन से उसमें क्या मिल रहा है। अगर वहाँ पे ड्राइनेस ऑफ माउथ है तो पता लगाएंगे कि धतूरा या एफेड्रीन है। लेकिन अगर कोई पर्सन डेड है तो उसमें क्या करते हैं, तो डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग इन डेड किसके बेसिस पे की जाती है, तो ऑटोप्सी के बेसिस पे की जाती है, लेबोरेटरी फाइंडिंग के बेसिस पे। ऑटोप्सो क्या होती है, पोस्टमार्टम, जिसको तुम कॉमनली कहते हो। तो ऑटोप्सी में क्या एग्जामिनेशन करते हैं, एविडेंस देखेंगे, ठीक है, जो स्वाइलिंग ऑफ वाइल्ड क्लोथ वगैरह कराएंगे, प्रेजेंस देखेंगे या तो बोतल पे, कंटेनर पे या लेबल जो भी है हमारा, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सुसाइड नोट देखेंगे, क्या पता वहाँ पे सुसाइड का केस है, तो अगर सुसाइड नोट प्रेजेंट है तो सुसाइड रहेगा। विट्रियोलेज देखेंगे, मतलब कुछ वैसा तो नहीं पिया है, ठीक है। और क्या रहेगा वहाँ पे, प्रेजेंस ऑफ इंजरी देखेंगे, या ट्रिकलिंग ऑफ पॉइजन या स्टिग्मेटा ऑफ पॉइजन ओवर स्किन, ठीक है। या फिर हम क्या देखेंगे, बॉडी से कैसी स्मेल आ रही है, राइगर मॉर्टिस कब हुआ, ठीक है। अगर हम बात करते हैं राइगर मॉर्टिस, बेसिकली क्या होता है, जब तुम्हारी मसल्स कॉन्टैक्ट हो जाती हैं उसको हम कहते हैं राइगर मॉर्टिस, ठीक है, वो भी आने वाले लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा। तो कुछ कंडीशन में क्या हो जाता है, जो है वो या तो कभी जल्दी मिलता है, कुछ पॉइजनिंग के केस में, कुछ पॉइजनिंग के केस में डिले होता है। पोस्टमार्टम लिविडिटी, ब्लूइश डिस्कलेशन होना, ठीक है, वो भी क्या करता है, एक क्या करता है तुम्हें, जो है अपना देखो, डिस्कलेशन होना बॉडी का, या बॉडी का कलर चेंज होना, तो वहाँ पे कोई कुछ अगर अदर पॉइजन है तो वहाँ पे पॉइजन का भी अपना इम्पैक्ट छोड़ सकता है वहाँ पे, कि उसका कलर बॉडी का चेंज रहेगा जैसा तुमने पॉइजन पिया है कहीं ना कहीं, ठीक है। सम पॉइजन रेजिस्ट डिकम्पोजिशन और सम में हेजिटेंट। तो क्या करेंगे, कुछ पॉइजन ऐसे होते हैं कि जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है बॉडी का, ठीक है, उसको बढ़ा देते हैं या उसको कम कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी वहाँ पे तुम्हें इस तरह से पता लगाओगे। अब हम बात करते हैं इंटरनल एग्जामिनेशन। तो ये तो हमारा ऑटोप्सी हो गया। इंटरनल एग्जामिनेशन किसके बेसिस पे करते हैं, क्रेनियल कैविटी में क्या रहेगा, अगर वहाँ पे प्रेजेंस कहीं पे ऑर्डर तो नहीं है, सेरिब्रल एडीमा तो नहीं है, हेमरेज वगैरह तो नहीं है, उसको चेक करेंगे। चेस्ट कैविटी में देखेंगे, इफ्यूजन तो नहीं है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन तो नहीं है, स्टेट ऑफ लंग कैसी है, हार्ट कैसा है, हेमरेज कैसा है, पल्मोनरी एडीमा क्या है कि नहीं है। एब्डोमिनल कैविटी में क्या करेंगे कि वहाँ पे क्या पता स्टमक में कुछ जो भी उसने पिया वगैरह है, या फिर वहाँ पे उसके कोई कलर वगैरह है वो देखेंगे। वहाँ पे म्यूकस में देखेंगे कहीं पे इरोजन तो नहीं है, अल्सर्स तो नहीं है, हेमोरेज, गैस्ट्राइटिस परफॉर्मेशन वगैरह तो नहीं है, ठीक है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे कि वहाँ पे किसी पॉइजन की वजह से क्या क्या वहाँ पे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, या फिर ऐसा कुछ तो नहीं है, ये हम डेड में पता लगाएंगे, ठीक है। एग्जामिन करेंगे स्टेट ऑफ इंटेस्टीन, लीवर, स्प्लीन, किडनी, इन सबको देखेंगे कि वहाँ पे क्या चीज़ें हैं। तो ये तो हमारा डेड में हो गया। मतलब डेड में कैसा था, ऑटोप्सी फाइंडिंग था, एक्सटर्नली और इंटरनली। एक्सटर्नली वही सब चीज़ें देखेंगे, विट्रोलेज वगैरह देखेंगे, ठीक है। लेकिन इंटरनली क्या देखेंगे हम, उसका एडीमा वगैरह तो नहीं है, उसके जो है
उसका एब्डोमिनल कैविटी में वहाँ स्टोमेटाइटिस वगैरह तो नहीं है, स्टमक में कुछ कंटेंट तो नहीं है, जो भी पड़ा है, ठीक है। अब हम बात करें लेबोरेटरी एग्जामिनेशन। लेबोरेटरी एग्जामिनेशन में दो प्रोसेस होते हैं, ठीक है। पहला तो या तो हम उसकी क्वालिटी, टाइप ऑफ पॉइजन पता लगाते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, टाइप ऑफ पॉइजन भी पता लगाते हैं और उसकी क्वांटिटी भी पता लगाते हैं। तो दो टाइप का होता है, एक होता है मेथड क्वालिटेटिव ऐसे, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव ऐसे। क्वालिटेटिव ऐसे मतलब क्या है कि हम पता करते हैं कि टाइप ऑफ पॉइजन, जैसे हम किसके थ्रू करते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू करते हैं, ठीक है। अब हम क्वांटिटेटिव में क्या करते हैं, टाइप ऑफ पॉइजन का भी पता लगाते हैं एज वेल एज क्वांटिटेशन, दोनों चीज़ों का हम पता लगाते हैं। तो दो तरीके से लेबोरेटरी एग्जामिनेशन किया जाता है। कौन कौन सा, क्वालिटेटिव ऐसे और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव ऐसे। क्वालिटेटिव ऐसे में क्या करते हैं, हम टाइप ऑफ पॉइजन का पता लगाते हैं, और क्वांटिटेटिव में क्या करते हैं, क्वांटिटी का भी और हमारा टाइप ऑफ पॉइजन का दोनों का पता लगता है। अब नेक्स्ट है हमारा जनरल मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये तो देखो यहाँ पे डायग्नोसिस हो गया, सिलेबस के अकॉर्डिंग, डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग इन लिविंग एंड डेड। अब हम बात करेंगे चतुर्विंशति उपक्रम, और फिर इसी चतुर्विंशति उपक्रम में हम पढ़ेंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन पॉइजनिंग मॉडर्न के एस्पेक्ट में, ठीक है। तो चतुर्विंशति उपक्रम जो है ना, अगर मैं ये बात करूँ तो ये जो है ना पूरा पूरा खुद में अकेला, ये अकेला 10 नंबर का टॉपिक है, 10 मार्क्स का टॉपिक है खुद में ही एक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, श्लोक तुम्हें सबको याद होना चाहिए। तो विष की चिकित्सा दो प्रकार से होती है, तो सामान्य चिकित्सा करते हैं जहाँ पे पता नहीं है कि कौन सा विष है, कौन सा पॉइजनिंग वगैरह है, और विशिष्ट चिकित्सा मतलब जहाँ पे सामान्य जो है, हमें पता है कि कौन सा, वहाँ पे उसने विष पिया है, पेशेंट ने बता दिया कि ये विष पिया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या देते हैं, एंटीडोट देते हैं। तो अब जो सामान्य चिकित्सा है, आचार्य चरक ने कितने बताए हैं, 24 बताए हैं। तो इसी को हम, अगर तुमसे जनरल मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग लिखने के लिए आए तो तुम्हें इंग्लिश का लिखना है, और अगर वहाँ पे चतुर्विंशति उपकरण लिखने का है तब तुम्हें ये वाला लिखना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि इस बार कंफ्यूजन हुआ था जनरल मैनेजमेंट में, बहुत लोगों ने क्या किया, चतुर्विंशति उपकरण किया, लेकिन वहाँ पे मॉडर्न को मेंशन करना था। तो यहाँ पे क्या है, चतुर्विंशति उपकरण में क्या है, मंत्र अरिष्ट, ये श्लोक याद होना चाहिए, मंत्र अरिष्ट उत्कर्षण निष्पीड़न चुक्षण अग्नि परिचय का अवगाह रक्त मोक्षणम वमन विरक उपदनानी हृदय आवरण अंजनम नस्य धूमले औषध परशमनानी प्रतिसारणम प्रतिविषम संज्ञ स्थापन लेपना मृत संजीवनम चेव च मेव च विंशति रेते चतुर्भिर्दिका सयुरूपकर्मा यथा ये यत्र योज्या शृणु तथा तान। ये चरक चिकित्सा के 23 अध्याय में 35 to 37 श्लोक दिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है तुम्हारे पूरे अगत तंत्र का। तो सबसे पहले क्या है, देखो यहाँ पे 24 बताया, मंत्र अरिष्ट उत्कर्षण निष्पीड़न चुक्षण अग्नि परिषेक अवगाह रक्त मोक्षण वमन विरेको उपदन, ठीक है। हृदय आवरण अंजन नेह नस्य धूम लेह औषधम परसमन प्रतिसारणम प्रतिविशन संज्ञ स्थापनम, ये बताया। तो मंत्र क्या है, मंत्र चिकित्सा क्या है, मंत्रों का उच्चारण करना, जांगम प्लस स्थावन विष दोनों में प्रयोग किया जाता है, और उत्तम आचरण वाले व्यक्ति से ही क्या करना है, ये प्रभावकारी होता है। कि अगर ऐसा नहीं कि आप मंत्र का उच्चारण करने लोगे, जो उत्तम, जो अच्छे लोग हैं, जो हमेशा सत्य सत्य वगैरह बोलते हैं, ऐसे लोगों को ही मंत्र काम करता है। शरीर में ऊर्जा और शक्ति जागृत क्या करता है, विष प्रभाव को कम करता है, और सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा मानी गई है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हो सकता है एमसीक्यू के, कि सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा कौन से चतुर्विंशति उपकर्म में, ठीक है। तो ये बात याद रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अरिष्ट, ठीक है। अरिष्ट मंत्र के बाद कौन सी चिकित्सा है, मंत्र के बाद है दूसरी अरिष्ट हमारा। अरिष्ट में क्या है, अरिष्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को बांध कर रोकना। जैसे आपको कहीं पे स्नेक बाइट किया, या किसी भी चीज़ ने बाइट किया, तो आप क्या करते हो, उसको वहाँ पे बांध देते हो। अरिष्ट बंधन, अरिष्ट बंधन मतलब क्या है, अरिष्ट और बंधन दो वर्ड से मिलकर बना है, मृत्यु कारक और रोकना। तो मृत्यु कारक लक्षणों को रोकना है, मृत्यु को रोकना क्या कहलाता है, अरिष्ट बंधन। जहाँ पे दंश स्थान है उससे 4 अंगुली ऊपर, आचार्य चरक और सुश्रुत क्या कहते हैं कि जहाँ पे सांप वगैरह ने काटा है उससे 4 अंगुली ऊपर, या आचार्य भागवत कहते हैं 4, 8 या 12 अंगुली ऊपर क्या करना है, कपड़े या चरमपट या वृक्ष की जो छाल है किसी भी मृदु वस्तु से बांधना चाहिए, ठीक है। अब तो यहाँ पे बताया है, ये बात ध्यान रखना, कितना बताया आचार्य चरक ने, आचार्य सुश्रुत ने बताया 4 अंगुल, और आचार्य वाग्भट ने बताया हमारा 4 से 8 और 12 अंगुल, 4 या 8 या 12, ठीक है। अभी जो अरिष्ट है दो प्रकार का होता है, मंत्र अरिष्ट और बिना मंत्र अरिष्ट। तो यहाँ पे या तो अगर मंत्रों के साथ मंत्र का उच्चारण करते करते हुए बांध रहे हो तो मंत्र अरिष्ट हो जाएगा, बिना मंत्र का उच्चारण करते हुए बांध रहे हो तो कहलाएगा मंत्र, ठीक है। अब इसके बाद है उत्कर्षण। उत्कर्षण मतलब क्या होता है, दंश स्थान पर चीरा लगाना, या तुम्हें क्या करना है, मान लो कि जहाँ कहीं पे काटा तो तुमने क्या लग गया, वहाँ पे चीरा लगा दिया, ताकि वहाँ पे ब्लड तुम्हारा जो है, डर जो तुम्हारा इम्प्योर ब्लड है उसको बाहर निकाला जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात क्या कही है, बस ये ध्यान रखना है कि मर्म को बचाते हुए तुम्हें चीरा लगाना है। इसके बाद है निष्पीड़न। निष्पीड़न में क्या होता है, मतलब कंप्रेस करना किसी भी, जहाँ पे तुम्हें दंश स्थान मतलब जो जहाँ पे काटा गया उसके चारों ओर क्या करना है, विष को दबाकर बाहर निकालने को क्या कहते हैं, निष्पीड़न। चूक्षण,
जहाँ पे काटा है उसमें क्या करना है, मुख द्वारा चूस कर विष को बाहर निकालना होता है, इसको हम कहते हैं चूषण, जैसे चूस के जहर को बाहर निकालना। अग्नि, अग्निकर्म में क्या करते हैं, दंश स्थान पर दहन करने से क्या होता है, जो समीपस्थ विष प्रभाव समाप्त हो जाता है। और मंडली सर्वदंश और मर्म स्थानों पर अग्निकर्म ना करें। तो जो हमारा सर्प है उसके सर्प के टाइप बताया गया है, ठीक है। तो उसमें एक मंडली होता है, तो मंडली सर्पदंश, अगर मंडली ने काटा है तो वहां पर और मर्म स्थानों पर अग्निकर्म नहीं करना चाहिए। परिसेचन मतलब क्या करना, शीतल जल ठंडे पानी का छिड़काव करना। अवगाहन क्या मतलब क्या होता है, ठंडे पानी या औषध जल में क्या करना, जो हमारा रोगी है उसको बिठा देना। और कितना बिठाना, नाभि के 6 अंगुल ऊपर तक क्या करना, तरल पदार्थ को उसके भरना और उस टब में उसको बिठा देना। रक्त मोक्षण, वही सिंपल, रक्त को बाहर निकालना, ब्लड लेटिंग, ठीक है। परछन, श्रुम जलोका और सीरा वेद द्वारा क्या करना, विष मिश्रित रक्त को क्या करना, बाहर निकालना, क्या कहलाता है, हमारा रक्त मोक्षण कहलाता है। वमन क्या होगा, मुख द्वारा जो भी हमारा अगर ग्रहण किया गया उसको बाहर निकालना। और वमन के लिए सबसे श्रेष्ठ औषधि कौन सी है, मदन फल, ठीक है। जीमु, देवदाली, वचा, सैंधव, मधु, यष्टि मधु और भी हमारे हैं। और सबसे बेस्ट कौन सा, हमारा मदन फल, ठीक है। ये एमसी इस बार द्रव्य गुण में इसका क्वेश्चन भी पूछा गया था, मदन फल का, ठीक है। इसके बाद है विरेचन चिकित्सा। वमन के बाद क्या है, विरेचन। विरेचन में क्या होगा कि तुम्हें क्या करना है, जो अगर तुम्हारा जो विष है वो आंत्र तक पहुंच गया, इंटेस्टाइन तक पहुंच गया, तो उसमें क्या कराओगे, उसका एक ही रास्ता है कि उसको क्या कराओ, मल द्वारा क्या करके उसको उससे उत्सर्जित कर कर क्या करो, उसको विरेचन के द्वारा बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, विरेचन कहलाता है। उपधमा, उपधान का मतलब क्या है, सिर तक, अगर अगर सिर तक विष पहुंच गया है तो उसमें क्या करना है, तुम्हें सिर पर क्या करना है, कागपाद के समान क्या लगाना है, चीरा लगाकर क्या करना है, वहां से ब्लड बाहर निकाल देना है। अगर सिर की मतलब ब्लड सिर तक पहुंच चुका है तब, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हृदय आवरण, हृदय को अगर तुम्हें सुरक्षित करना है, क्योंकि देखो हृदय में भी विषाक्तता होगी, तो हृदय को सुरक्षित रखने के लिए और बल को प्रदान करने के लिए क्या करना है, मधुपान, घृतपान, स्वर्ण गैनी को क्या करना है, जल में घोलकर पिलाना है। और क्या करना है, काक, मांस रस और बकरे का ताज़ा रक्त का पान कराने से क्या होता है, हृदय क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। इसके बाद क्या है, अंजन। अंजन क्या है, अंजन में अगर दृष्टि नाश हुआ है तो क्या करना है, देवदारू, सूंठ, पीपली, काली मिर्च, हल्दी, कनेर, करंज फल, तुलसी बीज, इन सबको क्या करना है, समान मात्रा में लेना है। और क्या करना है, बकरे के मूत्र में क्या करना है, पीसकर आंखों में अंजन लगाना है। नस्य चिकित्सा की अगर बात करें तो नस्य में क्या करते हैं, बृहति, बिजोरा, नींबू और क्या करते हैं, ज्योतिषमती के बारीक चूर्ण का क्या करते हैं, नस्य देते हैं। इससे क्या होगा, विष का प्रभाव कम होगा। लेह चिकित्सा, मधु और घृत के साथ क्या करना, औषधि को लेह के प्रयोग में रूप में यूज करना। लेह मतलब क्या होता है, चाटने योग्य। तो ऐसा करना कि मधु और घृत को दोनों को मिलाना और क्या करना है, तुम्हें उसको चाटने योग्य बनाना है और उसको देना है पेशेंट को। उसके बाद हम बात करते हैं धूम चिकित्सा। धूम चिकित्सा में क्या रहेगा, धूम से बंद स्रोतस को भी खोल जाते हैं। तो धूम चिकित्सा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बंद स्रोतस है वो भी खुल जाते हैं। किसका धूम कराना है, लाख, खस, श्वेत, अपराजिता, तेजपत्र, गुग्गुल, भल्लातक, अर्जुन के फूल, राल का धुआं विष प्रभाव को कम करता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट अपना औषध। औषध में क्या करते हैं हम, बेसिकली अगध को यूज़ करते हैं कि अजीत आदि अगध, क्षार आदि अगध औषधियों का, इन सब का प्रयोग करते हैं। परशुमन में क्या करते हैं, मतलब क्या करना, परशुमन का मतलब क्या है कि किसी नली, मान लो ये हमारी एक नली वगैरह है, ठीक है, एक नली वगैरह है, दोनों तरफ से खुली है, इसमें बीच में औषधि रख के क्या करना, फूक मार के क्या करना, औषधि को या तो नासा या व्रण के अंदर तक पहुंचाना, क्या कहलाता है, वर्धमन कहलाता है। किसी चंगेरे या नली में रखकर क्या करना, फूक मारकर औषधि को नासा या क्या करना, व्रण के अंदर तक पहुंचाना है, या छिड़काव करना, क्या कहलाता है, हमारा प्रदमन चिकित्सा कहलाता है, या इसी को हम कहते हैं परशमन। इसके बाद है प्रतिसारण। शुंठी, पिपली, मरीच, गृहदुम, हरिद्रा, पंचलवण, गोरोचन और बड़ी कटहरी संभाग में लेकर क्या करना है, चूर्ण बनाना है और दंश स्थान पर उसे घिसना है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिसारण। मतलब क्या है कि तुम्हारे कहीं पे काटा है तो तुम्हें क्या करना है, तो उसमें उसको क्या करना है, दंश स्थान पर उसको घिसना है, ठीक है। इसके बाद है प्रतिविष। अगर देखो प्रतिविष का मतलब क्या है, अपोजिट, ठीक है, एंटीडोट समझ सकते हैं यहाँ पे। अगर जैसे जांगम विष की अगर क्या है, तुम्हें जांगम विष का पॉइजनिंग हुई है तो उसमें क्या है कि यूज़ करना स्थावर विष का। और अगर स्थावर विष के थ्रू पॉइजनिंग हुई है तो उसमें जांगम विष का क्या करता है, अगर जांगम विष दोगे तो दोनों एक दूसरे के प्रतिकाटक है। प्रतिकारक मतलब एक दूसरे को काटने वाले हैं। संज्ञा स्थापन, अगर किसी को विषाक्तता हो गई है, तो विषाक्तता अगर किसी को पॉइजनिंग हुई है तो उसके टाइम पे क्या होता है कि उसको होश में रखना ज़रूरी होता है, या फिर कोई बेहोश है तो उसको होश में लाना ज़रूरी होता है। तो उसमें संज्ञा स्थापन का मतलब क्या है कि जो तुम्हारा रोगी है उसको या तो होश में लाना या उसको होश में बनाए रखना, ही क्या कहलाता है, संज्ञा स्थापन कहलाता है। तो विषाक्तता के उपचार में रोगी को क्या करना, होश में बनाए रखना या बेहोश को होश में लाना, क्या कहलाता है,
संज्ञा स्थापन कहलाता है। लेप का मतलब क्या है? सिंपली प्रतिसारण कर्म वगैरह के कारण अगर रक्त जो है अधिक निकलने लगा है तो वहाँ पे क्या करना, वट आदि का इनका क्या करना, कल्क बना के लेप कर देना। ठीक है, अभी तूने प्रतिसारण कराया मतलब घिसा, तो घिसने की वजह से क्या हुआ, वहाँ पे रक्त वगैरह निकलने लगा, तो तुम्हें क्या करना है, शीतल जल का कल्क वगैरह बनाकर लेप कराना है। मृत संजीवनी, मृत संजीवन क्या था, ये एक पुरानी विद्या थी, लेकिन अब आजकल के टाइम पे ये विलुप्त हो चुकी है। इसमें क्या करते थे, अगर मरा हुआ भी प्राणी है तो उसमें भी जान डाल देते थे। तो क्या करता था, मृत संजीवनी क्या है, मृत संजीवनी क्या है, प्राचीन विद्या है जिसमें मरे हुए प्राणी को जीवित कर दिया जाता था, और आजकल यह क्या हो चुकी है, लुप्त प्राय हो चुकी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा चतुर्विंशति उपक्रम हमने यहाँ पे टॉपिक पढ़ा। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग। अब हम बात करेंगे मॉडर्न के एस्पेक्ट्स में जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग, उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जनरल मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग में अगर देखो ना, इस बार ये महायोगी गुरु गोरखनाथ यूनिवर्सिटी MGGAU में 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी चतुर्विंशति उपकरण पढ़ाया, और ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और आने वाला है, उसको भी बताऊंगा क्या है, वो इसी के अंदर आता है, लेकिन कभी कभी 5 मार्क्स में इसी से अलग पूछ लिया जाता है। तो अब मैनेजमेंट किसके बेसिस पे किया जाता है, 6 स्टेप्स फॉलो होते हैं। पहला होता है रिसस्किटेशन, दूसरा होता है अनएब्जॉर्ब पॉइजन को रिमूव कराना, एंटीडोट का यूज़ करना, अगर वहाँ पे पॉइजन का एब्जॉर्प्शन हो चुका है तो उसको एलिमिनेट कराना, और अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स वगैरह, कॉम्प्लिकेशन के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देना, और उसके मेंटेन करना उसकी हेल्थ वगैरह को। तो सबसे पहला रिसस्किटेशन मतलब क्या होता है, रिसस्किटेशन का मतलब होता है कि जो ABC पेशेंट का उसको मेंटेन करना, मतलब एयरवे को क्लीन करना, उसके ब्रीदिंग को मेंटेन करना, और उसके सर्कुलेटरी सिस्टम को मेंटेन करना। मतलब आपके पास कोई पेशेंट आया पॉइजनिंग का, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसकी एयरवे को क्लीन करोगे। ठीक है, उसके बाद उसकी आप ब्रीदिंग मेंटेन करोगे और उसके सर्कुलेटरी सिस्टम को मेंटेन करोगे। सबसे पहला काम आपका ये होगा। दूसरा काम क्या होगा कि अगर वहाँ पे अभी अभी की ताज़ा ताज़ा केस है, मतलब कुछ ही आवर्स गुजरे हैं, 1 आवर्स के अप्रॉक्सीमेट हुआ है, बहुत ही रिसेंट केस है, तो उसमें पॉइजन के जो एब्जॉर्प्शन के चांसेस हैं वो कम है। तो पहले क्या करोगे आप, अनएब्जॉर्ब पॉइजन है उसके स्टमक वगैरह में है, उसको बाहर निकालोगे, या फिर उसके कांटेक्ट वगैरह में आया। तो अगर कांटेक्ट पॉइजनिंग हुई है, मतलब किसी स्किन वगैरह पे है, तो क्या करोगे, सबसे पहले उसका वॉशिंग एरिया या साइड को वॉश करोगे सोप से या विदाउट सोप। ठीक है, और वहाँ पे क्या करोगे, स्पेसिफिक एंटीडोट का यूज़ करोगे वहाँ पे उसको वॉश करने के लिए, अगर वहाँ पे तुम्हें नेचर पता है कि कौन से टाइप का वहाँ पे पॉइजन हुआ है। इनहेल्ड है तो, अगर इनहेल्ड है तो सबसे पहले क्या करोगे, मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह की है, या H2S हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह की पॉइजनिंग है, तो क्या करोगे, सबसे पहले जो है पेशेंट को उसको शिफ्ट कराओगे फ्रेश एयर में, आर्टिफिशियल एस्पिरेशन दोगे, उसको ऑक्सीजनेशन कराओगे। अगर इंजेक्टेड पॉइजनिंग है तो क्या करोगे, आइस पैक अप्लाई करोगे, इंसीजन दोगे, सक्शन दोगे, सारी चीज़ें तुम्हें करनी है। अगर वहाँ पे तुम्हारा इंजेस्टेड पॉइजन है तो क्या कराओ, इंड्यूस कराओ वोमिटिंग, वोमिटिंग कराओ। लेकिन वोमिटिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है अगर वहाँ पे क्या हुआ है, कोरोजन पॉइजन है, कोई अगर कोरोसिव पॉइजन है तो वहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, आपको जो है वोमिटिंग नहीं करानी है, क्योंकि वो जो आपकी GIT है उसको बर्न कर सकता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट लेडी वगैरह में भी इसको यूज़ नहीं देना है। ठीक है, और इंजेस्टेड है तो या फिर तुम्हें स्टमक वॉश या गैस्ट्रिक लिवाज कराना है। अब ये जो है हमारा गैस्ट्रिक लिवाज होता क्या है, बेसिकली गैस्ट्रिक लिवाज को हम क्या नाम देते हैं, बोआ ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, और हमारा एडवर्ड ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। जो गैस्ट्रिक लिवाज ट्यूब होती है, बेसिकली क्या होती है, एक रबड़ की ट्यूब होती है जिसकी लेंथ 1.5 मीटर और डायमीटर 1.27 मिलीमीटर का होता है। ठीक है, मिलीमीटर वो इसमें। अब हम बात करते हैं इसके पार्ट्स क्या होते हैं। फ़िल्टर फ़नल होता है, रबर ट्यूब होता है, सक्शन बल्ब, माउथ गेज, और लोअर एंड होता है तुम्हारा रबर ट्यूब का। बेसिकली अगर तुम गैस्ट्रिक लिवाज देखो तो गैस्ट्रिक लिवाज लिखने के लिए नहीं आता है, ये तुमसे प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। अब इसमें स्टेप्स हैं या प्रोसीजर्स हैं। अभी प्रोसीजर्स देखो वही है कि प्रिपरेशन वगैरह करना, किस तरह से गैस्ट्रिक ट्यूब को मेज़र करोगे, उसको किस तरह से एंटर करोगे, किस तरह से उसका स्टमक वॉश करोगे। तो ये जो है ना इसका टॉपिक, इसका मैं नीचे एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से गैस्ट्रिक लिवाज की वीडियो देख लोगे, और यहाँ पे आप नोट्स भी पढ़ सकते हो। बहुत ज़्यादा सिंपल है, वो अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगी, बेटर कि मैं उसको एक्सप्लेन करूँ। अब नेक्स्ट हमारा इसमें क्या चीज़ याद रखनी है, बेसिकली याद रखना है कॉन्ट्राइंडिकेशन कहाँ पे है कोरोजिव पॉइजनिंग में, एक्सेप्ट याद रखना कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कोरोजिव पॉइजनिंग में आपको गैस्ट्रिक लिवाज नहीं करानी, लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का है तो वहाँ पे आप गैस्ट्रिक लिवाज दे सकते हो। कन्वर्जन्स में और कोमा में अगर पेशेंट है उसको, या अपर एलिमेंट्री ट्रैक की कोई इलनेस है या पैथोलॉजी है, तो वहाँ पे भी गैस्ट्रिक लिवाज आपको नहीं देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितने प्रोसेस हुए, 2। पहला हमने क्या पढ़ा कि हमें क्या करना है, रिसस्किटेशन करना है, अनएब्जॉर्ब पॉइजन को रिमूव कराना है। अब हम यूज़ करेंगे किसका, एंटीडोट्स का। एंटीडोट्स क्या होते हैं, बेसिकली जो क्या करते हैं, जो हमारे
पॉइजन है उसके इफेक्ट को या तो न्यूट्रल कर देते हैं, उसको काउंटर करते हैं। तो एंटीडोट्स क्या होता है? एंटीडोट्स आर द सब्सटेंसेस दैट काउंटरैक्ट और न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। ये कभी कभी जो है ना, ये अलग से टॉपिक पूछ लिया जाता है 5 मार्क्स में, ठीक है। ये बिल्कुल अलग, मतलब इसके मिड से उठा के तुमसे पूछ लेता है एंटीडोट्स एंड टाइप ऑफ एंटीडोट। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब टाइप ऑफ एंटीडोट कितने होते हैं? बेसिकली 4 होते हैं। पहला होता है मैकेनिकल फिजिकल एंटीडोट, केमिकल एंटीडोट, फिजियोलॉजिकल एंटीडोट और यूनिवर्सल एंटीडोट। मैकेनिकल एंटीडोट में क्या आता है हमारा? जैसे बल्की फूड्स आ जाते हैं, जैसे पोटैटो बनाना वगैरह हो गया। डिमल्सेंट्स आ जाते हैं, वाइट ऑफ एग, घी, मिल्क वगैरह। ये एक्टिवेटेड चारकोल, ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है पॉइजन को और उसे क्या करता है? इनफेक्टिव बनाता है। दूसरा है हमारी कैटेगरी केमिकल एंटीडोट्स। केमिकल एंटीडोट्स बेसिकली क्या होते हैं? वीक एल्कलाई मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर एसिड। तो ये केमिकल्स होते हैं। जैसे हमारा अगर बात करें एसिड्स के लिए क्या यूज़ करते हैं? वीक एल्कलाई मैग्नीशियम यूज़ करते हैं। जैसे ऑक्जेलिक एसिड के लिए क्या यूज़ करते हैं? लाइम का यूज़ करते हैं। केमनोफोर यूज़ करते हैं हमारे अदर डिफरेंट वेरियस पॉइजनिंग के लिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल या फार्माकोलॉजिकल पॉइजनिंग, तो ये कैसे एक्ट करते हैं? ये अपोजिट करते हैं बिल्कुल, जो पॉइजन का वर्क है उसके अपोजिट वर्क करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं पिबकार्पिन की पॉइजनिंग में कौन सा दिया जाता है? फाइसोस्टिग्मीन। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये फाइसोस्टिग्मीन किस में दिया जाता है? याद रखना। एट्रोपिन किस में दिया जाता है? ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस की अगर पॉइजनिंग हुई है तो उसका एंटीडोट क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मॉर्फिन के में क्या दिया जाता है? रोन दिया जाता है इन केस ऑफ मॉर्फिन पॉइजनिंग। ये हो गया हमारा थर्ड। अब इसके बाद है हमारा चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट बेसिकली क्या होते हैं हमारे? ये मेटल के साथ कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं? मेटल के साथ कंबाइन होकर उनको नॉन रिएक्टिव बनाते हैं। तो कंबाइन विद मेटेलिक पॉइजन और क्या करते हैं? उनको अनरिएक्टिव बनाते हैं। जैसे इसमें आ जाता है हमारा बाल। बाल की इंपॉर्टेंट है ब्रिटिश एंटी लुवेसाइड। ये भी कभी कभी अलग से पूछ लिया जाता है, ठीक है, बाल के बारे में। और इंटरनली कॉम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर इंटरनल एग्जाम्स वगैरह हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बाल क्या होता है? ब्रिटिश एंटी लुइसाइड। और इसको हम डायमर एप्रोल के नाम से भी डायमर कैप्रोल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इंडिकेशन कहाँ कहाँ पे इसका? आर्सेनिक पॉइजनिंग में दे सकते हो, मरकरी पॉइजनिंग में, गोल्ड की पॉइजनिंग में, बिस्मत की पॉइजनिंग में, लेड की पॉइजनिंग में, ठीक है। और लेड की पॉइजनिंग में कब दोगे? लेड की पॉइजनिंग में जब तुम ईडीटी है, जो हमारा इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड है, उसके साथ ही दे सकते हो। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड में है किसमें? आयरन पॉइजनिंग, कैडमियम की और क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग में, क्योंकि आयरन वगैरह के साथ क्या बनाते हैं? आयरन के कॉम्प्लेक्स बना के और ज़्यादा पॉइजनिंग को वो बस कर सकता है, ठीक है। ईडीटी है जो है हमारा एथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये भी हमारा क्या है? चिलेटिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है? बाइंड करता है बाइवैलेंट या ट्राइवैलेंट आयन के साथ। जैसे हमारा है पीबी है, जेडन है, एमएन है, इनके साथ कंबाइन करेगा और उनको क्या करेगा? स्टेबल बना देता है और नॉन टॉक्सिक बना के क्या करता है? उनको वाटर सॉल्युबल बनाता है और वाटर सॉल्युबल बना के यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर देता है। मतलब क्या करता है? सिंपली तो जो हमारे बाइवैलेंट या ट्राइवैलेंट कंपाउंड है उनके साथ बाइंड होता है और बाइंड होने के बाद क्या करता है? उनको उनको क्या करेगा? वाटर सॉल्युबल बना के किडनी के थ्रू वाटर से बाहर निकाल देगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं इंडिकेशन कहाँ कहाँ पे होगा? जिंक पॉइजनिंग में, लेड में, मैग्नीशियम में, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड कहाँ होगा? हाइपोकैल्सीमिया या सीवियर, अगर वहाँ पे रीनल फेलियर वगैरह है। इसके बाद एक और है हमारा लास्ट पेनिसिलिनमाइन। ये किसमें किया जाता है? विल्सन डिजीज। अब आप मुझे कमेंट करके बताना, विल्सन डिजीज पे एमसीक्यू इस बार भी आया था कि विल्सन डिजीज किसकी पॉइजनिंग होती है? कॉपर, लेड, मरकरी, इन सब में से। ये आपको कमेंट करना है। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ वन इज योर, फिफ्थ वन इज योर यूनिवर्सल एंटीडोट। यूनिवर्सल एंटीडोट इस पे भी पूछा जाता है। यूनिवर्सल एंटीडोट पे एमसीक्यू बनता है कि यूनिवर्सल एंटीडोट में कौन कौन आता है। तो हमारा एक्टिवेटेड चारकोल आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड आएगा और हमारा टैनिक एसिड आता है। तो इस पे रेशियो पूछा जाता है कितना? एक्टिवेटेड चारकोल आपको लेना है 2 पार्ट, मैग्नीशियम लेना है 1 पार्ट और टैनिक एसिड लेना है 1 पार्ट। तो रेशियो रहेगा 2:1:1। इसको याद रखना है। तो ये काम कैसे करता है? जो एक्टिवेटेड चारकोल है वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है एल्कलाइन वगैरह, अल्कोलाइड्स को, ग्लाइकोसाइड्स को, बार्बिट्रेट वगैरह को। और जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक सब्सटेंसेस को। टैनिन जो टैनिक एसिड जो है वो क्या करता है? प्रेसिपिटेट करता है हैवी मेटल और एल्कोलाइड्स। तो सभी देखो, एल्कोलाइड में, बार्बिट्रेट्स वगैरह में, जो हमारा एसिड सब्सटेंसेस, तो सभी में ये काम करता है। इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? यूनिवर्सल एंटीडोट के नाम से जानते हैं। अब ये हमारा तीसरा स्टेप हो गया, ठीक है। हमें कितने स्टेप पढ़ने हैं? 6 स्टेप पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया? पेशेंट को सबसे पहले हमने उसका रिसस्किटेशन कराया, ठीक है। उसके बाद क्या किया? अनएब्जॉर्ब पॉइजन को जो है उसको रिमूव कराया, गैस्ट्रिक लेवाज वगैरह दिया, ठीक है। एंटीडोट दिए, कौन कौन से एंटीडोट? 4 अभी बताया, केमिकल, फिजियोलॉजिकल, ठीक है। और उसके बाद कौन सा था हमारा? हमारा चिलेटिंग एजेंट, यूनिवर्सल एंटीडोट पड़ा। अब एलिमिनेशन ऑफ एब्जॉर्ब पॉइजन, अगर वहाँ पे पॉइजन एब्जॉर्ब हो चुका है तो उसको किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, फोर्थ पॉइंट है हमारा, फोर्थ पॉइंट है एलिमिनेशन ऑफ एब्जॉर्ब पॉइजन। तो क्या कराना है? उसको डायूरेटिक दे दो, तो फूड डायूरेसिस कराओ, ठीक है। पेरिटोनियल डायलिसिस वगैरह करा दो, हीमोडायलिसिस वगैरह करा दो, रेजिन हीमोडायलिसिस करा दो। तो उसके थ्रू क्या होगा? जो एब्जॉर्ब पॉइजन है उसको रिमूव किया जाएगा।
फिफ्थ है हमारा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। अगर सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दो। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हें क्या करना है, अगर पेन है तो पेन में क्या कराओ, मॉर्फिन दे दो। ठीक है, रेस्पिरेटरी फेलियर वगैरह हुआ है तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन ऑक्सीजन थेरेपी दे दो। पायरेक्सिया तो एंटीपायरेटिक ड्रग दे दो। कन्वल्शंस आ रहे हैं तो बारबिट्रेट दे दो। और डिहाइड्रेशन हुआ है तो फ्लूइड्स वगैरह दे दो। ठीक है, अब इसके बाद है कि भाई उसका ट्रीटमेंट वगैरह हमने कर चुके हैं, अब उसको क्या करना है, उसको जनरली हील करना है। टाइम टू टाइम आपको क्या करना है, उसके बॉडी टेम्परेचर वगैरह को या फिर उसके वाइटल्स को चेक करते रहना है एट रेगुलर इंटरवल। तो क्या करना है, बॉडी टेम्परेचर, फंक्शनिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, स्ट्रेंथ, कॉन्शियसनेस शुड बी चेक एट रेगुलर इंटरवल। आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम पॉइजनिंग पेशेंट को क्या करना है, उसकी काउंसलिंग करनी है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, अगर वहाँ पे सुसाइड का केस है तो उसको क्या करना है, उसको साइकेट्रिक काउंसलिंग में देना है अंडर गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट साइकेट्रिस्ट। इसके बाद ये हो गया हमारा मेंटेनेंस ऑफ जर्नल। तो यहाँ पे अगर देखो ना तुम, हमने कितने पॉइंट्स कवर किए, अब हमारा लास्ट पॉइंट बचा है, ये हमने कवर कर लिया जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग, 6 तरीके से करते हैं। अब है हमारा लास्ट ड्यूटीज ऑफ मेडिकल ऑफिसर इन केस ऑफ सस्पेक्टेड पॉइजनिंग। अगर पॉइजनिंग का केस है तो वहाँ पे जो मेडिकल ऑफिसर है उसकी ड्यूटीज़ क्या बनती हैं, उसको देखते हैं। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिजिशियन इंक्रीज इन केस ऑफ सस्पेक्टेड पॉइजन। उसको क्या करना है कि ही हैज़ टू अलॉन्ग विद मेडिकल केयर, उसको अलर्ट रहना है इधर सर्कमस्टांसेस या लीगल प्रोसीजर्स के थ्रू। द फिजिशियन शुड नॉट द नेम, उसका एड्रेस, सेक्स, एज, ऑक्यूपेशन, टाइम कब आया। ठीक है, उसके जो लेके आया उसको मेंबर्स को या फिर उसकी कंप्लीट केस हिस्ट्री, उस सबको उसको मेजर करना है, उसका सेक्स वगैरह को मेंशन करना है, लेके रखना है, उसकी एज वगैरह को, उसका ऑक्यूपेशन वगैरह को, डेट ऑफ अराइवल कब आया था पेशेंट। ठीक है, अलॉन्ग विद द कलेक्शन, जो भी चीज़ें ऊपर बताई गई उसको कलेक्ट करने के बाद उसको क्या करना है, फिजिशियन को क्या करना है, डायग्नोस के लिए भी जाना है। ठीक है, सस्पेक्टेड पॉइजनिंग के उसके बाद क्या करना है, उसको कंफर्म करना है सोर्स ऑफ पॉइजन क्या था, नेचर ऑफ पॉइजन क्या था और उसके इफेक्ट क्या आ रहे हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ड्यूटी होती है फिजिशियन की। अब जब अगर हमें नेचर पता चल गया, वंस द नेचर ऑफ पॉइजन इज कंफर्म, और उसका फिजिशियन को क्या करना है, फॉरन से ट्रीट के लिए ट्रीट द पेशेंट एंड अबेट द स्प्रेडिंग ऑफ पॉइजन एट द अर्लीस्ट। तो उसे क्या करना है, फॉरन जैसे उसे नेचर वगैरह पता लगा, उसने आइडिया लगाया, तो उसको क्या करना है, फॉरन ट्रीटमेंट के लिए जाना है और जो पॉइजनिंग की इफेक्ट है उसको पेशेंट के अर्लीस्ट स्टेज में ही उसको वहाँ पे उसको सीज करना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इफ़ द पेशेंट इज़ प्राइवेट प्रैक्टिशनर, अगर पेशेंट प्राइवेट प्रैक्टिशनर है या खुद से अपना क्लिनिक वगैरह चलाता है तो ही लर्न दैट द पॉइजनिंग इज सुसाइडल और एक्सीडेंटल, कुछ भी हो तो वहाँ पे वो बाउंडेड नहीं है किसी भी लॉ के, लेकिन फिर भी उसका एक मोरल ग्राउंड के बेसिस पे उसको जुडिशियल सिस्टम को वहाँ पे अगर उसे पूछते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या जुडिशियल सिस्टम उनसे पूछता है तो उसको असिस्ट करना है उस चीज़ में। ठीक है, इन केस ऑफ सडन और एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, अगर सडन या एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हुई है वहाँ पे, इफ द फिजिशियन फील दैट देयर कैन बी ए मास पॉइजनिंग देन ही शुड प्रॉम्प्ट इन्फॉर्म द कंसंट्रेटेड अथॉरिटीज। अब वहाँ पे क्या हुआ कि या तो एक्सीडेंटल मतलब कहीं पे खाना वगैरह में जहर था तो एक पेशेंट आया, लेकिन उसने पूछा तो उसको पता लगा कि वो उसने वो फूड लिया। अब वहाँ पे तुम्हें सपोज करो कि उस पर्टिकुलर एरिया में से और भी लोग उसी चीज़ को खा रहे थे, तो वहाँ पे उसका पेशेंट का जो है डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अथॉरिटीज़ को वो इन्फॉर्म करे कि वहाँ पे मास पॉइजनिंग वगैरह का खतरा हो सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो जल्द से जल्द लिए जा सकते हैं। इन केस ऑफ सस्पेक्टेड होमिसाइडल, अगर वहाँ पे होमिसाइडल पॉइजनिंग वगैरह केस है तो फिजिशियन को क्या करना है, जल्द से जल्द अपने एक्सपर्ट से कंसल्ट करना है, टॉक्सिकोलॉजिस्ट या फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट से उसको कंफर्म करना है। और ऑन कंफर्मेशन ऑफ होमिसाइडल पॉइजनिंग द फिजिशियन शुड इन्फॉर्म द पुलिस को इन्फॉर्म करना है और जो हमारी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनको कंफर्म करना है। इफ़ द पेशेंट इज़ अबाउट टू डाई, और अगर पेशेंट मरने वाला है तो उससे क्या लेना है, डायरी डिक्लेरेशन लेना है, जल्द से जल्द उसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, इसके बाद क्या कहा गया कि जो पेशेंट है should be immediately removed from the location of poisoning and it is always judicious to admit in a hospital or nursing home। जैसे ही है कि मतलब पेशेंट अगर उसमें यहाँ पे क्या हुआ, पॉइजनिंग जहाँ पे हुई है उसके उस लोकेशन से उसको क्या करना है, फ़ौरन रिमूव कराना है और ये क्या करना है, उसको एडमिट करना है या तो हॉस्पिटल या नर्सिंग होम वगैरह में। स्टाफ ऑफ द कंसर्न हॉस्पिटल शुड ऑल्सो भी इन्फॉर्म, वहाँ पे बताना है उसको अबाउट द होल सिनेरियो एंड शुड बी आस्क्ड टू वीगल दस फूड मेडिसिन रिलेटेड टू द पेशेंट। ठीक है, रिलेटिव्स को वो सारी चीज़ें देनी है। ऑल द डॉक्यूमेंट एंड एविडेंस इन केस ऑफ सस्पेक्टेड पॉइजनिंग शुड बी केयरफुली उसको रखना है। गैस्ट्रिक कंटेंट को रखना है, वोमिटस को रखना है, फीकल मैटर को रखना है, ब्लड सैंपल वगैरह को, इन सबको कलेक्ट करना है, एक स्टोर करना है कंटेनर में और वहाँ पे एप्रोप्रिएट लेबल वगैरह के साथ। ठीक है, डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट ऑफ बायोकेमिकल या फिर हिस्टोपैथोलॉजिकल एनालिसिस उनको भी प्रिजर्व करना होता है। ये डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सोर्स और मोड ऑफ पॉइजनिंग लाइक जैसे निडल सिरिंज वगैरह है, वहाँ पे कुछ ऐसा मिला तो उसको भी स्टोर करना है ताकि वो क्या यूज़ हो सके लीगल मैटर वगैरह में, फ्यूचर के लिए उसको हेल्प देंगी या फिर यूज़ की जा सकती हैं।
तो इसके बाद क्या है, इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू सस्पेक्टेड पॉइजनिंग डेथ सर्टिफिकेशन शुड नॉट बी इशूज इमीडिएटली। तो अगर केस है वहाँ पे डेथ का, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एकदम से नहीं देना चाहिए। फॉर इन्वेस्टिगेशन द इन्फॉर्मेशन शुड बी फॉरवर्डेड टू लीगल अथॉरिटीज़। और ये क्या करना चाहिए कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको कहाँ तक पहुँचाना चाहिए, लीगल अथॉरिटीज तक पहुँचाना चाहिए। ये किसका फ़र्ज़ है, एक डॉक्टर का फ़र्ज़ बताया गया। फिजिशियन शुड बी केयरफुल बाई एक्सप्रेसिंग हिज व्यूज़ अबाउट द सस्पेक्टेड पॉइजनिंग। अगर वहाँ पे कुछ मेंशन कर रहा है या फिर उसको लग रहा है, तो उसको अपने हिसाब से जो उसके व्यूज़ हैं उसको क्या करना है, केयरफुली अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करना है। ही शुड बी वेल इक्विप्ड विद एविडेंस टू प्रूव हिज व्यूज़। ऐसा नहीं है कि पॉइजनिंग थी कोरोजिव मेटल में, तुमने अभी बताया ना, जैसे इंड्यूस डायलिसिस इंड्यूस वोमिटिंग नहीं करा सकती कोरोजिव में, तो अब तुमने इंड्यूस वोमिटिंग दे दिया कि मुझे लग रहा था कि उसका नहीं होगा, तो तुम्हारे लगने से नहीं, तुम्हें एक्चुअल में पता होना चाहिए कि तुमने इंड्यूस वोमिटिंग कराई क्यों, अगर ताकि तुमने कराई और वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आया तो तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे रख सको, ठीक है। इवन if he is confident about the diagnosis, it is required that he express his views only at the appropriate place। ठीक है, अगर वो उसे कॉन्फिडेंस है तभी भी उसे क्या करना है, अपने जो व्यूज़ हैं उसको तभी एक्सप्रेस करना है जब उसके पास प्रॉपर वहाँ पे जो एविडेंस है वो प्रेजेंट होना चाहिए। इन केस ऑफ सर्वाइवल आफ्टर पॉइजनिंग द प्लेस टाइम एंड अथॉरिटी टू whom the physician discloses views change from case to case. This should be done only after through कंसल्टेंट विद द मेडिको लीगल एक्सपर्ट। और यहाँ पे क्या कहा गया कि अगर कोई सर्वाइवल वगैरह वहाँ पे हुआ है, ठीक है, सर्वाइव हो चुका है इन केस ऑफ सर्वाइवल आफ्टर पॉइजनिंग, तो पॉइजनिंग के बाद अगर सर्वाइवल है, प्लेस टाइम और अथॉरिटी जिसने जिसको डिस्क्लोज किया गया था, जिसको फिजिशियन ने अपने व्यूज़ डिस्क्लोज किए थे, वो केस टू केस उसको भी मेंशन करके रखना है ताकि उसको आगे इन फ्यूचर लीगल एक्सपर्ट्स को देना है। तो ये था यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने पूरा चैप्टर नंबर 2 के सारे पॉइंट कवर किए। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया। अगर प्लीज़ आपको लेक्चर पसंद आया है तो हमारी मेहनत को भी ज़ाया ना होने दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट होते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।